Very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahara, your political science teacher. And today we all are going to continue this chapter number 3 of your book, Indian Constitution at Work. And the name of your chapter is Election and Representation. So class, in our last class, we started this chapter. We have gone through the introduction process, and after that, we discussed this election and democracy. This first topic of your book, election and democracy, and we answered two of the questions. First one is, can we have democracy without holding elections? And the second one is, can we hold elections without having democracy? So these are the two main questions which we have answered, which we have studied in our yesterday's class, right? So now today's topic is like elections. So our today's topic is election system in India. So election system. See, you all are like very much amazed, like, ma'am, why it is need to, why it is required to study elections. It is as simple like people go and vote, and those who got the highest number of votes get elected. But it is not just the only case where this happen कि लोग जाते हैं और वोट करते हैं और जो भी सबसे ज्यादा वोट्स जिसको मिलते हैं वो विन हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वी हैव टू रीड अबाउट दिस थिंग्स। ओके, वी हैव लाइक वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन, एंड कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीजें मेंशन होती है। अगेन क्वेश्चन अराइज होता है, मैम इतना सिंपल तो है कि लोग जाते हैं वोट करते हैं और लाइक जो जिस भी कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं वो इलेक्ट हो जाता है। दिस इज व्हाट इलेक्शंस आर ऑल अबाउट ऑल ओवर द वर्ल्ड। बट this question is not as simple as it appears to us. We have got so used to our system of election that we think that there cannot be any other way. In a democratic elections, people vote and their preference decides who will win the contest. डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में लोगों की प्रेफरेंसेस होती है, वो डिसाइड करते हैं कि कौन इलेक्शंस कंटेस्ट करेगा। टेक इलेक्शंस एज अ गेम, ठीक है। गेम्स में क्या होता है, गेम्स में ऐसा थोड़ी ना होता है कि लाइक कभी भी ऐसा होता है ना कि हम बोलते हैं कि स्टार्टिंग में सब एक टीम जो है, दो टीम्स हैं अपोज में, और एक टीम जो है स्टार्टिंग से थोड़ा ना लूज कर रही है, बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। बट समटाइम्स व्हाट हैपन, क्या होता है कि एकदम एंड टाइम पे लाइक लास्ट टाइम पे क्या कर देते हैं वो लोग, एकदम से चेंज हो जाता है सब कुछ। तो इससे क्या होता है, तो जस्ट लाइक इलेक्शंस में भी ऐसा ही होता है, एक गेम की तरह है इलेक्शंस की। रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी होता है, और लोगों की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग होती है। उनकी प्रेफरेंस होती है कि कौन इलेक्शंस विन करेगा, ठीक है। बट देयर कैन बी वेरी डिफरेंट वेज इन पीपल मेक देयर चॉइसेस। अब लोग अलग अलग तरीके से चॉइस करते हैं, ठीक है। उनके अलग तरीके होते हैं, उनके प्रेफरेंसेस अलग तरीके से काउंट किए जाते हैं। सो देयर आर रूल्स ऑफ गेम्स which can make a difference to who the winner of the game will be. Some rules can have favor bigger parties, or will obviously कुछ लोग bigger parties को favor करते हैं, कुछ लोग smaller players को favor करते हैं, कुछ लोगों का कि हम majority community को favor करें, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें minorities को protect करना है। तो एक गेम में भी होता है ना, हम सबके कुछ ना कोई favorites होता है। हम सोचते हैं कि नहीं, हम फॉर एग्जाम्पल कि अब इंडियन टीम्स हैं, ठीक है, इंडियन के अलग स्टेट गेम्स हो रहे हैं, स्टेट इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन हो रहे हैं। तो समटाइम्स व्हाट हैपन कि मे बी एक दूसरे स्टेट का जो सपोज राजस्थान और पंजाब का हो रहा है, ठीक है, आपको पंजाब का प्लेयर पसंद है, बट आप कहीं ना कहीं आपका फेवरिज्म क्या होता है, राजस्थान को लेके होता है, राइट। तो ऐसे ही क्या होता है कि आपको अपनी स्टेट को क्या करना होता है, बढ़ावा देना होता है, और एक हमारा इमोशनल कनेक्ट होता है, ठीक है। तो जस्ट लाइक दैट, हम जो लोगों की प्रेफरेंसेस है, लोगों की चॉइसेस हैं, वो
सेलेक्ट करती है, वो बताती है कि कौन इलेक्शंस विन करेगा. सो डिफरेंट सिस्टम्स हैव डिफरेंट डिफरेंट आउटकम. मे बी जो लास्ट टाइम इलेक्शंस में आउटकम हुए हैं, जो सिस्टम रहा है, लोगों की जो थिंकिंग रही है, वो नेक्स्ट इलेक्शंस में चेंज हो जाए. ओके, सो बहुत से ऐसे ड्रामेटिक इंस्टेंसेस होते रहते हैं. ठीक है, अब हमारे इंडिया में दो तरीके से इलेक्शन सिस्टम को अपनाया जाता है. देयर आर टू काइंड्स ऑफ इलेक्शन सिस्टम्स इन इंडिया. फर्स्ट वन इज द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम. ठीक है, now who will tell me first past the post system? This provision and this system of elections is adopted in India, and it is borrowed from which constitution? Who will tell me? First past the post system, borrowed by which, borrowed from which country? कौन से कंट्री से बोरो किया गया है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम? चैप्टर नंबर 1 में हमने ये रीड आउट किया, और आज आपका आई थिंक टेस्ट भी है उस चैप्टर का. तो कौन बताएगा मुझे? Who will tell me? सौम्या बताओगे आप? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम. Ma'am, repeat the question, please. First past the post system, borrowed from which constitution? Borrowed from which country's constitution? We have adopted, we have borrowed so many provisions from different countries, right? First past the post system is borrowed from which country? From British Constitution. Yes, very good, Soumya. It is British Constitution. We adopted this provision, first past the post system, from the British Constitution. हमने British Constitution से इसको adopt किया है, और under Article 81 of the Indian Constitution it is mentioned. First past the post system जो है आर्टिकल 81 में मेंशन किया गया है. तो प्लीज आप ये सारी चीजें लिख लो. ये मेंशन नहीं किया गया है कि आर्टिकल 81 में ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है. आपके एनसीईआरटी बुक में ये मेंशन नहीं है, तो साइड में लिख लीजिए. And this first past the post system is also called as simple majority system. क्या बोलते हैं हम? Simple majority system. Okay. One more name is there. It is also called plurality system. Okay, sorry, plurality system बोलते हैं इसको. हम क्या बोलते हैं? Plurality system. Simple majority system, plurality system. These are the other two names for the first past the post system. Okay. So now, class, look at this. Look at this clip. Now, Bharat Times clip. ठीक है, 1984 लोकसभा इलेक्शन का ये जो है एक लोकसभा इलेक्शंस का 1944 में जो इलेक्शन हुआ था उसकी क्लिप है. ठीक है, एक क्लिप है. तो यहाँ पे क्या दिखा है? पहली बार कांग्रेस को 3/4 बहुमत, मतलब 3/4, मतलब मोर देन 75% जो है आपको कांग्रेस को जो है क्या मिली थी? सीट्स मिली थी. ठीक है, कहाँ पे? लोकसभा इलेक्शंस में. तो एंड ऑब्वियसली ये बहुत फर्स्ट टाइम हुआ था. ठीक है, 1984 में जो इलेक्शंस हुए थे लोकसभा इलेक्शंस, उसमें कांग्रेस पार्टी जो थी विनिंग पार्टी थी, उनको कितनी सीट्स मिली थी? टोटल 415 सीट्स मिली थी आउट ऑफ 543. ठीक है, 543 लोकसभा सीट्स आर देयर, एंड उसमें से 415 सीट्स जो है कांग्रेस पार्टी को मिली थी. और ये आज तक के पॉलिटिकल हिस्ट्री में इतनी सीट्स कभी भी नहीं आई है किसी भी एक सिंगल पार्टी के लिए. तो ये जो है आप बोल सकते हो कि ये फर्स्ट टाइम ही हुआ है, और आज तक फर्स्ट टाइम ही रहा है कि इतनी सीट्स मिली हो लोकसभा में. ठीक है, तो ऑब्वियसली मोर देन 80% सीट्स जो थी कांग्रेस के पास आ गई थी, और ये ऐसी विक्ट्री हमने लोकसभा में कभी भी किसी की भी नहीं. तो ये इलेक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्चुअली ये क्यों हुआ था? इस टाइम पे एक इमोशनल, लोगों के अंदर एक इमोशनल सेंटिमेंट भी था. उस टाइम पे इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो गया था. उन्हीं के बॉडीगार्ड ने उनका मर्डर कर दिया था. ठीक है, तो उसके बाद लोगों के अंदर भी बहुत ये अंदर
लाइक एक सेंटिमेंट था, इमोशनल टच था। राजीव गांधी एक न्यू फेस भी आए थे, तो उनके लिए इन्होंने लाइक ठीक है उनकी जो सीट्स है 415 सीट्स उनके पास आ गई थी। ओके, सो नाउ just look at this paragraph. The Congress party won 4/5 of the seats. मतलब हर 5 में से 4 सीट जो थी वो किसकी थी? वो कांग्रेस पार्टी की थी। Okay, but so does it mean that 4 out of 5 Indian voters voted for the Congress party? क्या इसका मतलब ये है क्या हर मतलब 5 में से 4 जो इंसान है, 4 जो इंडियन सिटीजन्स हैं उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए वोट किया है? नो, ऐसी सिचुएशन नहीं थी। ठीक है, the Congress party got 48% of the votes. They got only 48% of the votes. Just look at this table. There are votes and seats won by some major parties in Lok Sabha election of 1984. Okay, so now just look at the different names of the parties: Congress, BJP, Janata, Lok Dal, Communist Party, Marxist जो थे, Telugu Desam, DMK, AIADMK, Akali Dal, AGP. These are different national parties of 1984. एंड कितने परसेंटेज वोट्स मिली है? देखो कांग्रेस को कितने परसेंटेज वोट्स मिले? ओनली 48%, मतलब लेस देन 50% वोट्स मिले हैं। और कांग्रेस के पास सीट्स कितनी आ गई थी? 415 सीट्स आ गई थी। This means only 48% people voted in favor of the candidates put up by the Congress party. But फिर भी पार्टी के पास मोर देन 80% सीट्स जो थी लोकसभा में थी। अब बीजेपी का परफॉर्मेंस अगर आप देखते हो तो जस्ट लुक एट दिस, बीजेपी को ओनली 7.4% वोट मिले हैं बट सीट्स 2 मिली है। ठीक है, 7.4% पॉपुलेशन ने उनके लिए वोट किया है बीजेपी के लिए, बट सीट्स उन्होंने बीजेपी को सीट कितनी मिली? ओनली 2। जनता दल को ओनली 6.7 मिला है बट उनको सीट्स कितनी मिली? 10 सीट्स मिली। अब आप बोलोगे मैम परसेंटेज ऑफ वोट्स तो मतलब किसी के ज्यादा है किसी के कम है, बट सीट्स जो हैं मतलब कांग्रेस के पास लेस देन 50% वोट्स हैं और 80% से ज्यादा सीट्स हैं। बीजेपी के पास 7.4 वोट्स हैं बट ओनली 2 सीट्स है, मतलब लेस देन 1% सीट है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अब जैसे एजीपी को देखो, ओनली 1% वोट है और उनके पास सीट्स कितनी आ गई है? 7 सीट्स आ गई है। तो ऐसा कैसे हो रहा है कि परसेंटेज ऑफ वोट्स तो बहुत कम है और सीट्स ज्यादा हो रही है? तो ये क्या होता है एफपीटीपी सिस्टम में? आप सबको पता है 543 सीट्स जो है हमारे लोकसभा इलेक्शन में है। ठीक है, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ऑल ओवर इंडिया को डिवाइड किया गया है और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है हर एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बीकानेर का एक एरिया लेते हैं तो बीकानेर का पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है और जो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव है, प्रेजेंट में अभी हमारे रिप्रेजेंटेटिव है मिस्टर अर्जुन राम मेघवाल जी हैं। ठीक है, तो वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, राइट? तो अब क्या होता है हर एक कॉन्स्टिट्यूशन में जिसे सबसे ज्यादा वोट्स मिलता है ना, वो क्या कर देता है, क्या होता है, वो विन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी आपको मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ कि एक एरिया में जैसे ना फॉर एग्जाम्पल फोर पार्टीज है ऑपोजिशन में, एक कॉन्स्टिट्युएंसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो एक ये वाला है, ठीक है, इन्होंने कितने परसेंटेज आपके वोट लिए? ये वाली जो पार्टी ए है उसके पास खाली कितनी आई है? उसके पास 20% आई है, इसके पास भी 20% आई है, इसके पास भी 20% आई है, बट ये जो रिमेनिंग है उसके पास 40% सीट्स आ गई है। 40% जो है आप बोल सकते हो कि 40% उसके पास वोट्स आए हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, 60% पॉपुलेशन डिफरेंट पार्टीज को वोट कर रही है, बट एक 40% यहाँ की पॉपुलेशन 1% को दूसरे एक पार्टी को वोट कर रही है। तो यहाँ पे जो पार्टी विन करेगी वो ये वाली पार्टी विन करेगी, राइट? तो ऐसा ही होता है कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, यहाँ पे ये नहीं होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स चाहिए, यहाँ पे होता है कि एक रेस है। ठीक है, अगर रेस में आप चाहे 1 सेकंड से जीत रहे हो चाहे आप 10 सेकंड से जीत रहे हो, यहाँ पे जीतना जो है ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
तो ऐसा ही होता है एफपीटीपी सिस्टम में भी, कि कांग्रेस पार्टी के चाहे वोट्स ओनली 48% है, बट जो 415 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ना, वहां पे जो रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे वो 1 वोट से जीते, चाहे वो 2 वोट से जीते, वो वहां पे जीत रहे हैं। ये मैटर नहीं करता है कि कितने वोट से जीत रहे हैं, वो जीत रहे हैं, ये ज्यादा मैटर करता है, राइट? सो आई थिंक ये एफपीटीपी सिस्टम जो है आपको क्लियर हो गया. So the candidates who secures the highest number of votes in that constituency is declared elected. It is important to note that, please underline this statement. और ये वाला पूरा ये जो तीनों points हैं बहुत important है, underline कर लेना. It is important to note that in this system, whoever has more votes than all other candidates is declared elected. The winning candidates need not secure a majority of the votes. This method is called the FPTP system, or first past the post system. Okay, so the winning candidates, कोई जरूरी नहीं है कि मेजोरिटी ऑफ वोट्स जो हैं विनिंग कैंडिडेट्स के पास हो, बट हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अगर आपके पास मेजोरिटी ऑफ वोट्स हैं तो आप क्या करोगे, आप ही जीतोगे. देखो, मैंने एक और एग्जांपल आपको दे देती हूँ कि यहाँ पे एक सपोज ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है, और यहाँ पे हमने इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को 5 पार्टीज में क्या कर दिया, हमने इसको 5 पार्टीज में डिवाइड कर दिया. हर एक पार्टी को कितने कितने मिल रहे हैं, सपोज 19, ठीक है, 19 और बस एक ये वाली जो पार्टी है उसको कितने मिले हैं, 24 मिल गए हैं. देखो, आई थिंक टोटल हो गया होगा 100%, ठीक है, जितना भी है. तो यहाँ पे ये देखो 19, 19, 19, 19, ये चारों जो है, इतने सारे वोट्स जो हैं वो क्या हो चुके हैं, वेस्ट हो चुके हैं. यहाँ पे मेजोरिटी में 24% जो वोट जिस कैंडिडेट के पास आए हैं वो जीत चुका है, ठीक है. तो यहाँ पे ये है कि जिसके पास सबसे ज्यादा वोट है वो क्या करेगा, जीतेगा. द विनिंग कैंडिडेट नीड नॉट सिक्योर अ मेजोरिटी ऑफ द वोट्स, ठीक है, बट ही हैज टू सिक्योर दैट पोजीशन. वो सीट उसके पास आनी चाहिए, ठीक है, चाहे वो 1% से आ रही है, चाहे वो 1 वोट से भी आ रही है. So this method is also called the plurality system. Plurality system भी हम इसको बोलते हैं, and this method is prescribed in our constitution. इसी method को हमारे constitution में prescribe किया गया है. So let us now go back to our example. The Congress party won greater share of seats than its shares of votes, because in many of the constituencies in which its candidates won, they secured less than 50% of the votes. If there are several candidates, the winning candidate often gets much less than 50% of the votes. Okay, so now what is happening here? What was happened in the year 1984? Congress got 415 seats, more than 80% of the seats, but their voting share was like less than 50%. But from several constituencies, like the representative of Congress got the maximum of the votes, and that's why what happened, that's why Congress party won and got more than 80% seats in the Lok Sabha election. So हम इंडिया में हमारा जो इलेक्शन सिस्टम है ऐसा ही है, हमारे इंडिया में एफपीटीपी सिस्टम, जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं हमारे, ठीक है, ये लोकसभा इलेक्शन बोल दो, विधानसभा इलेक्शन बोल दो, ये इलेक्शंस आपके एफपीटीपी सिस्टम से ही चलते हैं. Okay, so this is the election system which we are following in India. Okay, now your next type of system is proportional representation, which we will discuss in our next class. Okay, so go through the content, go through this FPTP system, and if you face any problem, do let me know. Okay, this is all about today. Thank you so much for joining the class, everybody.